ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने उपराष्ट्रपति चुनाव के मतदान में हिस्सा न लेने का ऐलान किया है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ का मुकाबला विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा से है। जगदीप धनखड़ ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया था और तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा कि एनडीए के उम्मीदवार का समर्थन करने का सवाल ही नहीं उठता। वहीं विपक्ष के उम्मीदवार के चयन में उस पार्टी से चर्चा तक नहीं की गई जिसके दोनों सदनों में 35 सांसद हैं। पवार जी ने खुद कहा कि मैं बात करता हूं उनसे, और उनके जो फ्लोर लीडर्स हैं उनसे भी बातचीत जयराम रमेश से एक बार नहीं, दो बार नहीं, अनेक बार हुई। तो अब सडनली ये चेंज होना, मुझे कुछ इसका अंदाजा नहीं लग रहा क्यों ये हो रहा है। देखेंगे इसके पीछे क्या कारण है, वो खोज के निकालेंगे। हमारे साथ है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी। ममता बनर्जी जो है उपराष्ट्रपति जो पद के लिए विपक्ष का उम्मीदवार है, उससे अपने आप को किनारा कर लिए। देखिए, ये दुर्भाग्य की बात है और मुझे और क्या कहना चाहिए। दिल्ली में एक जुबान से एक निकलती है, बंगाल जाके बस उससे घूम जाती है, दुविधा की राजनीति करती है। पीछे कोई मजबूरियाँ जरूर है। कुछ दिन पहले दार्जिलिंग हिल में, पहाड़ में, जैसे कि वहाँ के गवर्नर साहब धनखड़ जी अभी जो उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, उनके साथ ममता बनर्जी, उधर से हेमंत बिस्वा शर्मा, सब जाके इकट्ठा होकर मीटिंग हुई और मीटिंग होने के उपरांत प्रत्याशी की हैसियत से मतलब धनखड़ जी की नाम भी ऐलान हो गई। तो 2-2-4 कर लीजिए, ये दार्जिलिंग पैक्ट हो चुके हैं। एक तरफ बीजेपी को खुशी करना और दूसरी तरफ बेमतलब बेबुनियाद विपक्ष पे आरोप लगाना। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि विपक्ष ने उनसे नाम की सहमति नहीं ली, नहीं उनसे कोई विचार विमर्श किया। ये जब सबसे पहले बात है कि मैडम सोनिया गांधी जी के घर पे तो मीटिंग नहीं हुई, शरद पवार जी के घर पे हुई। शरद पवार जी के साथ उनका रिश्ता सब जानते हैं, कितना मधुर रिश्ता है, अच्छा रिश्ते हैं। और सात विपक्ष दलों को वहाँ बुलाए गए। टीएमसी पार्टी नदारत रही। वहाँ से शरद पवार जी खुद फोन पे ममता से बात की। फिर अभी वो अगर इस तरीके की बयानबाजी करे तो हम क्या कर सकते। आपको लगता है कि धोखा दिया गया आप लोग को? धोखा की बात नहीं, मतलब ये होते हैं कि मुझे लगता है खुद दुविधा में है। खुद दुविधा में इसलिए कि घर को बचाना है, ईडी की छापेमारी चल रही है, तो मोदी जी की आक्रोश से खुद को बचाने के लिए उनको ये लगा कि मोदी जी के साथ इतना टकराव ना करने से उनकी खुद के लिए बेहतर होगी, इसलिए वो कर रही है। जब चुनाव आएंगे तो मोदी जी दिल्ली से एनआरसी ले जाएंगे और कलकत्ता से कहेंगे भाई एनआरसी हम रुकने वाली है, बस चुनाव हो जाएगी। तो ये थे अधीर रंजन चौधरी, जिनका ये कहना है कि ममता बनर्जी को जो है संभवतः ईडी का डर सता रहा है। यही वजह है कि उन्होंने जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो है एनडीए उम्मीदवार का समर्थन हालांकि नहीं किया है, लेकिन खुले तौर पर जो है विपक्ष का भी समर्थन नहीं कर रही है। नई दिल्ली में कैमरामैन कानन पत्रा के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। उधर फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर की रिहाई के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने उन पर निशाना साधा है। संसद में जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि यह समझना जरूरी है कि कौन फैक्ट चेकर है और कौन फैक्ट चेकर के पीछे है, रहकर समाज में तनाव खड़ा करने का प्रयास कर रहा है। उनके खिलाफ कोई शिकायत करता है तो कानून के हिसाब से कार्रवाई होती है। आरजेडी सांसद मनोज झा के सवाल का जवाब वो दे रहे थे अनुराग ठाकुर, उन्होंने उसका जवाब दिया। मनोज झा ने सवाल पूछा था कि नफरती बयान देने वालों के खिलाफ या तो कार्रवाई नहीं होती या फिर सांकेतिक होती है, लेकिन फैक्ट चेकर के खिलाफ कार्रवाई होती है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उनके जो रूल्स है कंटेंट को लेकर उसके ऊपर कार्रवाई करनी होती है। सर ये भी जानना जरूरी है कौन फैक्ट चेकर है और कौन दूसरी तरह के अपराध। फैक्ट चेक के पीछे रहकर कोई समाज में तनाव खड़ा करने का काम ना करे, ये भी करना बहुत आवश्यक है। और उनके खिलाफ अगर कोई शिकायत करता है तो कानून उसके लिए अपना काम करता है, जिसके ऊपर सर हमारा मंत्रालय सीधी कोई कार्रवाई नहीं करता। अलग अलग राज्यों में कानून व्यवस्था को देखने में वहां कानून काम करता है सर।
यूपी के जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने इस्तीफा वापस लिया है। सीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच होगी। दिनेश खटीक ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और भ्रष्टाचार के आरोप की अब जांच कराए जाने की बात जो है सीएम की तरफ से कही गई और विभाग के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप इनकी तरफ से लगाए गए थे। आज देखिए, उन आरोपों पर खुद दिनेश खटीक ने कुछ नहीं बोला और जैसा कि हम पहले इस बारे में आप लोगों को बता रहे थे कि ये जो इस्तीफा है ये केवल दबाव एक तरीके का बनाने की टैक्टिक्स है और यही वजह है कि इस्तीफा जो है वो सीधे मुख्यमंत्री को न देकर अमित शाह को दिया गया था। और कल के अगर हम आप लोगों को घटनाक्रम बताएं तो कल परसों देर रात को जेपी नड्डा से मुलाकात हुई दिनेश खटीक की। उसके बाद में कल उनकी देर शाम को स्वतंत्र देव के साथ में योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई लखनऊ में। और फिर जब वो लखनऊ के उनके निवास से बाहर निकले तो उन्होंने मीडिया से केवल यही कहा कि अब सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है, सारी समस्याओं का समाधान हो चुका है और वो पहले की तरह से काम करेंगे। मैं आपको बताऊं कि जब इस्तीफा उन्होंने दिया था तो एक भूचाल सा आ गया था, क्योंकि जिस तरीके से इस्तीफे में भाषा लिखी गई थी और ये कहा गया था कि दलित होने की वजह से उनके साथ में भेदभाव होता है, साथ में उन्होंने भ्रष्टाचार के बहुत ही गंभीर आरोप उत्तर प्रदेश की सरकार पर लगाए थे। हालांकि उन आरोपों पर अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार के कोई आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं आया है, लेकिन दिनेश खटीक के इस चिट्ठी ने एम्बैरेसिंग पोजीशन में ला दिया था यूपी की सरकार को। और यही वजह रही कि उसके बाद जैसे चिट्ठी सार्वजनिक हुई तो उसके बाद से लगातार जो है वो डैमेज कंट्रोल की कोशिश होने लगी। स्वतंत्र देव ने सिंचाई विभाग की बैठक बुलाई और उसमें उन अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात की और उनसे पूछताछ की कि आपने आखिर दिनेश खटीक से ऐसा क्या कहा था। तो निश्चित तौर पर आज योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली आएंगे, उनकी भी मुलाकात जो है वो अमित शाह और जेपी नड्डा से होगी, तो इस बारे में और बातचीत होगी। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ताबिश ये है कि जो ताकतवर अधिकारी हैं और जो मंत्री और विधायक है उनके बीच में कहीं ना कहीं सामंजस्य की कमी है और इसी कमी के चलते दिनेश खटीक की ये जो है चिट्ठी आई है। इसमें बहुत सारा जो है वो आरोप उत्तर प्रदेश सरकार पर मढ़ा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार डैमेज कंट्रोल की जरूर कोशिश कर रही है, लेकिन अंदर खाते अभी भी तमाम सारे जो विधायक हैं वो नाराज चल रहे हैं अधिकारियों के रवैये से। उधर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। कल ही उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। राष्ट्रपति चुनाव में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया था। राष्ट्रपति चुनाव से पहले राजभर ने गृहमंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी और ओपी राजभर और अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ा था, आपको बता दें। लेकिन पिछले कुछ दिनों से दोनों के बीच कई मुद्दों को लेकर तल्खी दिखी है। यूपी विधानसभा में उनकी पार्टी के 6 विधायक हैं।